जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 26 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि खान सर द्वारा लिया जा रहा है। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हल्का बड़ा कर लेते हैं, फिर पढ़ने में कुछ मज़ा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। पहला नंबर, तो कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश विश्व में फिनलैंड है। बिल्कुल सही है। करा कथन सत्य नहीं, गलत कथन चुनना है हमको। वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने वाला दक्षिण अफ्रीका प्रथम अफ्रीकी देश है। बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में कार्बन टैक्स लगाने वाला जापान प्रथम एशियाई देश है, जो कि गलत है। यहाँ 2012 नहीं, 2022 नहीं होगा, 2012 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2012 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2012 हो जाएगा। तो अब बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिएगा। एक की जगह क्या कीजिएगा? 3 कर लीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्द्र भूमियों के संदर्भ में सही कथन है, यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1972 को ईरान में आयोजित हुआ, जिसका एक समय सदस्य भारत। 1972 को ईरान में आयोजित हुआ, जिसका एक सदस्य 1982 में ना। ईरान में जो रामसर सम्मेलन हुआ था, ये 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में, जो कि ये गलत है। सही कथन कुछ ना, डेल्टा आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, जो कि ये भी गलत है। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2024 की थीम यह आर्द्र भूमि बहाली का समय है, जो कि ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए कह रहा, बाघ संरक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है। कह रहा, NTCA की स्थापना 2009 में हुई, जो कि ये गलत है। बाघ गणना 2023 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है। उपयुक्त कथनों में से सही है। सही है, ये भी सही है। तो 1 2 3 1 2 4 क्यों है? सही है। तो 1 2 4 देखिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए, एक गोला बनाते हैं। एक गोला बनाए, ठीक। ये क्या है? दूसरा कलर लेते हैं हम। ये क्या है? देखिए, विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ की देखिए, यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो इसे विषुवत रेखीय निम्नदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय निम्नदाब कहते हैं, 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ये क्या? ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये उपोष्ण उच्च दाब हुआ। क्या हुआ? देखिए, ये विषुवत रेखीय निम्नदाब, उसके ऊपर उपोष्ण उच्च दाब, उसके ऊपर क्या होता है? उपध्रुवीय निम्नदाब, उसके ऊपर होता है ध्रुवीय उच्च दाब। ध्रुवीय उच्च दाब। इसी तरह यहाँ हो जाएगा, उपोष्ण उच्च दाब हो जाएगा, उसके बाद उपध्रुवीय निम्न दाब हो जाएगा, उपध्रुवीय निम्न दाब के बाद ध्रुवीय उच्च दाब हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि अब पूछ रहा है कि उपोष्ण उच्च तो यह ध्यान रखिएगा, जब 0 डिग्री है तो उपोष्ण उच्च दाब से हवाएं, आपको याद रहेगा कि हवाएं जब भी आती है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगी। ये उपोष्ण उच्च दाब है, तो उपोष्ण उच्च दाब से हवाएं कहाँ आएगी? निम्न दाब की ओर आएगी। उपोष्ण उच्च दाब से हवाएं जब निम्न दाब की ओर आएगी, तो बताइए निम्न दाब की ओर आती है, दोनों गोलार्ध से हवाएं उपोष्ण उच्च दाब से कहाँ आती है? निम्न दाब की ओर आती है। कहाँ आती है? निम्न दाब की ओर आती है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। तो पहला तो ऑप्शन कह रहा है उच्च दाब, उपोष्ण उच्च कटिबंधीय उच्च दाब से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। बिल्कुल राइट है, ये तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब पढ़िए दूसरा क्या करें। तो दूसरा तो अभी चलिए, अब फिर क्वेश्चन समझिए। इसकी दिशा पूछा होगा, दिशा ले लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगी? तो इस पवनी की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। क्या हो गया? वेस्ट। ये ईस्ट हो गया। चलिए इसको पकड़िए, उठा के यहाँ रख दीजिए। ऊपर उत्तरी गोलार्ध वाले को, इसको दिशा को पकड़िए और उठा के रख दीजिए। तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पूर्वी से क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। देखिए तो डी नंबर में लिखा, इनकी गति की दिशा उत्तरी गोलार्ध 3 नंबर में लिखा है, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल सही है, ये तो सही लिखा हुआ है। चलिए अगला फिर करा, दक्षिणी गोलार्ध का दिशा देखिए। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी की दिशा क्या होती है? देखिए यहाँ ले लीजिए, इसको ऐसे रख देंगे। इसको नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। आप इतना भी तो कर सकते हैं, वेस्ट हो गया। इसको दिशा को रख दिए। अब बताइए तो
दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, दक्षिणी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम लिखा है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ दक्षिण पूर्वी से क्या हो जाएगा, उत्तर, दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम हो जाएगा, जो कि गलत लिखा हुआ है। ठीक, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत लिखा हुआ है। अब कह रहा है आप ध्यान रखिएगा, उपोष्ण उच्च दाब और विषुवत-रेखीय निम्न दाब वाले बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। कौन सा पवन कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। कौन सा पवन, व्यापारिक पवन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक पवन कहते हैं। चलिए तो देखिए अगला क्या करता है। तो ये सही है, आपको अभी तुरंत बताइए ये भी सही है और ये तो गलत है। अब ये तो बताइए, ये 40 से 50 डिग्री जो कह रहा है, 40 से 50 डिग्री ग्रस्ता 40सा, 50 डिग्री पे क्या होता है, भयंकर 50सा या उग्र 50सा, 60 डिग्री पर चिकता शाखा। ये किस में देखने को मिलता है, ये पछुआ पवन में देखने को मिलता है। किस पवन में देखने को मिलता है, पछुआ पवन में। तो ये भी नहीं होगा, तो दोनों गलत है। तो आप बताइए, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, केवल एक नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरन द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आप जानिए, बैरन एक ज्वालामुखी है। क्या है, बैरन द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, बैरन, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ये कहाँ पड़ता है, अंडमान सागर में पड़ता है, अंडमान सागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंडमान सागर में पड़ता है। ठीक, और यहाँ ज्वालामुखी का पहला विस्फोट 1787 में दर्ज किया गया था, जो भी कि ये भी बिल्कुल सही बात है। पहला विस्फोट कब दर्ज किया गया था, 1787 में दर्ज किया गया था। और यहाँ जो है ये इंडोनेशिया का एक द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। क्या नाम है, सुमात्रा द्वीप। और म्यांमार तक ज्वालामुखी की श्रृंखला बनाती है। सही बात है, इसे श्रृंखला बनाती है। म्यांमार तक क्या बनाती है, ज्वालामुखी श्रृंखला बनाती है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बिल्कुल सही है। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीनों हो जाएगा। कह रहा है सुपीरियर झील, छठा नंबर कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि उत्तरी अमेरिका, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर पड़ता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन एक का एक ही हो जाएगा। अब टंगानेका झील, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि गलत है। ये विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। बैकाल झील कहाँ पड़ती है, बताइए। बैकाल झील रूस में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, रूस में पड़ती है। कैस्पियन सागर कह रहा है, कैस्पियन सागर आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। बिल्कुल सही है। 1 और 3 से 1 और 3 क्या है, सही है। 1 और 3, तो इसमें केवल कितने सही हैं, 2। ये कह रहा कितने सही सुमेलित थे, तो अभी तुरंत बताए कितने सही सुमेलित थे, 2। तो केवल 2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 7वां नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन। सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। ग्रेट रेड स्पॉट, ग्रेट रेड स्पॉट जो देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है, बताइए कहाँ होगा। ये बृहस्पति ग्रह में देखने को मिलता है, जुपिटर में। कहाँ देखने को मिलता है, जुपिटर में। कहाँ देखने को मिलता है, जुपिटर में देखने को मिलता है। एक प्रमुख, ये जो कि मंगल ग्रह दिया हुआ है, तो जो कि गलत हो जाएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सही बात है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमेड है। क्या है, गैनीमेड है, गैनीमेड है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, जुपिटर है। सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का केरल के कालीकट में स्वागत किया था। आप जानते होंगे जेमोरिन, जेमोरिन जो कि केरल में पड़ता है। कालीकट कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। वास्को डी गामा कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। और किसने स्वागत किया था, जेमोरिन ने किया था। कहाँ आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वास्को डी गामा पूछ लेगा, वास्को डी गामा कहाँ का था, तो याद रखिएगा पुर्तगाल का था। कहाँ का पड़ता है, पुर्तगाल का था। पुर्तगाल किस महाद्वीप में पड़ता है, तो बता दीजिएगा, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। बताइए। अब ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा कहाँ का है, पुर्तगाल का है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ है, स्पेन का। तो आप जानते होंगे आइबेरिया प्रायद्वीप पर 2 देश पड़ता है, स्पेन और पुर्तगाल। क्या पड़ता है, आइबेरिया प्रायद्वीप पर 2 देश पड़ता है, तो स्पेन और पुर्तगाल। इधर एक स्पेन है, एक इधर पुर्तगाल है, दोनों एक ही जगह पड़ता है। स्पेन का, पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का वास्को डी गामा था, स्पेन का कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस था। दोनों याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा पुर्तगाल हो जाएगा, ये इधर। ठीक, कैप्टन कुक कहाँ का था, ब्रिटेन का था, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब हो गया यूके, यूके को मतलब ग्रेट ब्रिटेन है। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तस्मान कहाँ, हॉलैंड हो जाएगा। बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। ये पीटर मुंडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। पीटर मुंडी कहाँ का था, ब्रिटेन का था। कहाँ का था,
ब्रिटेन का था। ध्यान दीजिएगा कहाँ का था, ब्रिटेन का था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था, जिन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण कर लिया था। गोवा पर आक्रमण किया था। कहाँ कर लिया था? गोवा पर, गोवा को जीत लिया था। ठीक, चलिए कह रहा भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, जो कि गलत है। अभी तुरंत आपको बताए थे कब किया था, 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, जो कि ये भी सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, सही बात है। डुप्लेन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, ये भी सही है। तो आपका कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए कह रहा है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग निर्माण किया था? किला का, दुर्ग का अर्थ होता है किला। क्या होता है? दुर्ग का अर्थ क्या होता है? किला। तो हो जाएगा आपका यहाँ क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक कह रहा अजिदीवी, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? अजिदीवी है, कन्नौर है, कोचीन है और गोवा है। तो कोचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? कोचीन हो जाएगा। अजिदीव में नहीं होगा, कन्नौर में नहीं होगा और ना कि गोवा में हो जाएगा। तो पूछेगा पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग बनाया था? तो कोचीन बोलिएगा। अभी तो गोवा को 1510 ईस्वी में किसने जीता था? अल्बुकर्क ने जीता था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार्न क्या है? बार्न क्षेत्रफल की इकाई है, लंबाई की इकाई है, समय की इकाई है, द्रव्यमान की इकाई। तो बार्न जो है आप याद रखिएगा, इस क्षेत्रफल की इकाई है। बार्न क्या है? क्षेत्रफल की इकाई है, क्षेत्रफल की इकाई है। समय की इकाई अगर पूछ देगा बाय द वे, समय की इकाई क्या है? तो समय की इकाई सेक होता है ना, सेक होता है। समय की इकाई क्या होता है दोस्त? सेक होता है। ठीक, समय की इकाई क्या होता है? सेक, सेक होता है। इसका जो होता है सेक का 10⁻⁻8 होता है, 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। एक वर्ण बराबर होता है एक वर्ण पूछेगा तो आप बोलिएगा एक वर्ण बराबर हो जाएगा 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। कितना? 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसको फिर से देख लीजिए एक बार। पूछेगा एक वर्ण के अंतर्गत आता है। एक वर्ण बराबर होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, और कह रहा है ठीक, और क्षेत्र समय की इकाई क्या होता है? सेक। अगर पूछ देगा, बताइए, पूछ देगा लंबाई की इकाई क्या है? आप जानते होंगे लंबाई की इकाई हो जाएगा प्रकाश वर्ष होगा। दूरी को हम लोग किस में मानते हैं? प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं, प्रकाश वर्ष भी हो जाएगा। ठीक, पारसेक हो जाएगा। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या? पारसेक हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आप ध्यान रखिएगा, जैसे एंगस्ट्रॉन भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉन भी हो जाएगा, जो कि लंबाई का मात्रक है। ठीक, नॉटिकल भी हो जाएगा। जानते होंगे एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 होता है, मतलब इसको 1800 मानते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 होता है। और ये किसका मात्रक है? तो बोलिएगा लंबाई का मात्रक है। 1 नॉटिकल मील भी क्या है? लंबाई का मात्रक है। नॉटिकल भी किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? वर्ण क्या है? तो पूछेगा क्षेत्रफल की इकाई है। ओके, ध्यान दीजिएगा। सेक समय की इकाई है। द्रव्यमान की इकाई को तो आप जानते होंगे ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे के किस प्रकार प्रक्रिया को नहीं दर्शाती? आप जानते होंगे ध्वनि तरंगे, और एक तरफ लिखिए प्रकाश लिख लीजिए, आप प्रकाश लिख लेते हैं, एक तरफ ध्वनि लिख लेते हैं। आप जानते हैं ध्वनि तरंगे जो होती है, ये ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। जबकि प्रकाश कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्वनि तरंगों में जो तो ध्रुवण की क्रिया नहीं देखने को मिलती है। ध्रुवण की क्रिया क्या होती है? नहीं देखने को मिलती है। ध्रुवण की क्रिया नहीं देखने को मिलती है। जबकि व्यतिकरण प्रकाश में भी होता है, ध्वनि में भी होता है। विवर्तन प्रकाश में भी होता है, ध्वनि में भी होता है। अपवर्तन प्रकाश में भी होता है, ध्वनि में होता है। लेकिन ध्रुवण केवल किस में देखने को मिलता है? तो बताइए, ध्रुवण किस में देखने को मिलता है? ध्वनि में देखने को मिलता है, प्रकाश में देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो आपसे ये भी पूछेगा ध्वनि तरंगे किस प्रकार को नहीं दर्शाती है? ध्रुवण को। तो बताएगा प्रकाश और ध्वनि तरंगे एक दूसरे से कब अलग होती है? तो ध्रुवण के कारण अलग होती है। ठीक, चलिए अगला का आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है? आयतन प्रसार गुणांक ये एक रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है।
रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुना। अब समझिए क्या होता है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है? यही ने पूछा, रेखीय प्रसार का 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर वोल्टेज का तथा विद्युत धारा का क्रमशः क्या होता है? समांतर क्रम में जब जुड़ेगा, समांतर क्रम में कोई भी प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम जुड़ने पर वोल्टेज विद्युत धारा क्रमशः होता है। वोल्टेज तो समान होगा, वोल्टेज इसका क्या होता है? समान होता है। अगर कहेगा समांतर क्रम की बात कहेगा तो वोल्टेज दोनों में क्या देखने को मिलता है? समान देखने को, लेकिन धारा भिन्न भिन्न होती है। इसकी धारा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही कहता कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में ना जोड़ के इसको सीरीज में जोड़ दिए, सीरीज में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें वोल्टेज भिन्न भिन्न हो जाएगा लेकिन धारा इसमें समान रहेगा। वही अगर दूसरा क्वेश्चन रहता तो ठीक, तो आप यह ध्यान रखिएगा। तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों गतिज ऊर्जा समान है। इसका गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी। क्या बोले? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? बोला है समान है। यदि संभावना है तो कौन सी गेंद तेज़ी से गति कर रही है? तो आप बताइए, सबसे जो वेट में कम होगा वही द्रव्यमान में सबसे तेज़ी गति करेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक, तो इसको ध्यान रखने के लिए आप एक ठीक ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यही होगा। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज़ी से गिरेगी। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप याद रखिए, एक 10 केजी का मास है, एक 5 केजी का मास है। तो बताइए दोनों में ज़्यादा वजन क्या है? इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा। कम समय लगेगा तो तेज़ी से गेंद उछाल होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। PO3 में कितने परमाणु विद्यमान हैं? आप जानते हैं परमाणुता पूछ रहा है ना, तो O में कितना? 4 दिया है, 4 O 4, P कितना? 1। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा परमाणु? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परमाणु कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए, जल के 1 मोल के कितने अणु परमाणु? जल के 1 मोल में कितने? तो आप जानते हैं तो 1.6 क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल के 1 मोल में कुल कितने परमाणु मौजूद हैं, ये पूछा है। तो आप जानते हैं कि जल के 1 मोल में तो जल का 1 मोल जो बराबर होता है, तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल में H2O में ये किसके बराबर होता है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। किसके नंबर? एवोगाड्रो नंबर के। तो इसका एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। कितना होता है? 0.22 गुना। देखिए ध्यान से देखिए, तो जल के मोल 1 मोल में कितने परमाणु मौजूद है, यही ना पूछा है। तो बताइए जल के मोल बराबर किसके बराबर हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। अब जल का पूछा तो H2O, बताइए कितना परमाणु है? 1 2 + 1 3। तो यहाँ जल कि 1 मोल में कुल कितने परमाणु हैं? तो जल में कुल 1 मोल में कितने परमाणु हैं? तो 2 1 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NaCl एक लवण है, बात तो सही है, एक लवणशील है। तो जो जो बनता है तीव्र अम्ल एवं मंद क्षार से, ये मंद अम्ल एवं मंद क्षार से, कर तीव्र अम्ल एवं तीव्र क्षार से। तो इसको ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है? एसिड, इसको समझा देते हैं, बढ़िया से आपको समझाते हैं। एसिड प्लस बेस को मिलाइएगा तो हमें क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। एसिड और बेस को मिलाने पर हमको लवण और जल प्राप्ति होती है। क्या प्राप्त होती है? लवण और जल प्राप्त होता है। एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? लवण और जल। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H3 लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, H3 को बेस लिख देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर हमें लवण प्लस जल प्राप्त होता है। लवण प्लस जल, तो जानते हैं जल, तो इससे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पर लवण के जलीय विलयन में, तो लवण के जलीय विलयन में तो जल का pH मान कितना होता है? आप जानते होंगे जल शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है?
7 होता है। तो अब पूछेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर हमको लवण और लवण के जलीय विलयन होता है तो 7 होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो बताइए NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा, प्लस NaCl हो जाएगा, पोटासियम क्लोराइड हो जाएगा, KCl हो जाएगा और KNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KNO3 हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 21 का क्या होगा? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो आप हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। अभी तुरंत बताया आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को मिलाने पर लवण के प्लस जल प्राप्त होता है। तो लवण प्लस जल प्राप्त हुआ तो लवण के जलीय विलयन में, तो बताइए जल का पीएच मान क्या होता है? 7। जल का पीएच मान 7 हुआ तो इससे क्या प्राप्त हो गया? सोडियम क्लोराइड हो गया इसका एग्जाम्पल, पोटासियम क्लोराइड हो गया और KNO3 हो जाएगा, पोटासियम नाइट्रेट हो गया। तो आप क्या कहेगा? कोई पूछेगा NaCl एक लवण है जो बनता है किससे? तो तीव्र अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विलियन ए का पीएच मान 6 है और विलियन बी का पीएच मान 8 है और विलियन सी का पीएच मान 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो इसको याद रखिएगा, एक याद रखिए, पीएच बराबर आप जानते होंगे, पीएच बराबर लोग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। एच प्लस क्या दर्शाता है? आयन को दर्शाता है। H प्लस किसको दर्शाता है? अब इसी को क्या लिखें? पीएच बराबर हम इसको लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा। बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब बताइए, कह रहा है जिसका पीएच मान अधिक होगा, एक तो अगर अधिक होगा तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ आयन घटेगा, इसकी सांद्रता क्या होगी? घटेगी। अगर कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, ये पूछ रहा है। अगर हम सबसे अधिक का पीएच मान 8 का पीएच मान लेंगे, अगर इसका पीएच मान 8 है, इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी के तुलना में 6 लेंगे, ये भी हल्का कम, इससे कम होगा हल्का। लेकिन 2 सबसे कम लेंगे, इसका पीएच मान सबसे कम है, तो बताइए इसका आयन सांद्रता क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या हो जाएगा? सबसे अधिक होगा। तो बताइए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका पीएच मान अगर 2 लेंगे तो इसका कंसंट्रेशन H प्लस आयन क्या हो जाएगा? सबसे अधिक होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान दीजिएगा, तो अगर कोई पूछेगा पीएच बराबर लॉग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। अगर बराबर का साइन हटाइएगा तो पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन होगा। तो जितना अधिक पीएच मान होगा उतना कम कंसंट्रेशन होगा, जितना कम पीएच मान होगा उसका कंसंट्रेशन सांद्रता जो होगी सबसे अधिक होगी। ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार के साथ याद रखिएगा, अम्ल और क्षार के साथ कहेगा ना, जब भी अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो ये एल्यूमिना हो जाएगा, मतलब एल्युमिनियम Al2O3 हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अम्ल और चलिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न के किसका उल्लेख किया गया? 7वीं सूची में आप जानते होंगे शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, विद्युत भी समवर्ती, विद्युत भी क्या आ जाता है? विद्युत ये आपका हो जाएगा केंद्र सूची में आ जाएगा। वन क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में आ जाएगा। लेकिन राज्य क्या हो जाएगा? रेलवे पुलिस किस में आ जाएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कर आप जानते होंगे, कह रहा समता का अधिकार, समता का अधिकार कितना होता है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? 19 से 22। और जबकि शोषण के विरुद्ध 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा संबंधी अधिकार क्या होता है? क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। जबकि क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 हो जाएगा। आर्टिकल ये 29 से 30 होता है। शिक्षा संबंधी अधिकार क्या हो जाएगा? 29 से 30 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32 हो जाएगा। आप मिलाइए, समता का अधिकार 14 से 18, सही है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तो देखिए 19 कहीं है। ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा? 4। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, देखिए ऊपर कर दिए। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से
22 होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी तुरंत बताया क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 होता है। क्या होता है? 25 से 28। तो यहाँ 25 से 28 लीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, देखिए मिला लीजिए, मिल रहा है, मिल गया, क्या हो गया, मिल गया ना आपको, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, समता का अधिकार मिला, ये एक का एक किधर है, एक का एक दोनों में है। चलिए अब इसी में, इसको तो देखेंगे नहीं क्योंकि एक का दू है। अब एक का एक इसमें है तो एक का एक, अब ए और सी में देखिए अब क्या होगा। अब कह रहा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 14 से क्या कहता है, 19 से 22 होता है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ होता है, 19 से 22। तो सी का क्या है, 4, सी का देखिए 4। तो बी का क्या है, 4 है, इसमें बी का 3 दिया है जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो ये याद रखिएगा उसके पद ग्रहण से होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद में कौन तय करता है? उपराष्ट्रपति का रहा ना, आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात होगा तो सर्वोच्च न्यायालय होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की विवाद की चर्चा कहाँ देखने को मिलेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट, ठीक। धन विधेयक को प्रस्तुत करने में विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी गलत है। क्या है? गलत है। संसद के किसी सदन में भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धन विधेयक के विषय में के प्रक्रिया में के सही अनुक्रम को पहचानिए। आप याद रखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक रखिएगा। धन विधेयक कह रहा है ना, तो आप कहिएगा सरकार क्या मांगेगी धन विधेयक में? अनुदान मांगेगी। तो अनुदान मांगेगी तो विपक्षी कहेगा कि हम अनुदान नहीं देंगे। उसके लिए विपक्षी क्या लाएगी? कटौती प्रस्ताव लाएगी। क्या लाएगी? कटौती प्रस्ताव लाएगी। क्या लाएगी? कटौती प्रस्ताव लाएगी। कटौती प्रस्ताव लाएगी, ठीक, कटौती लाएगी। कटौती लाने के बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद सरकार क्या करेगी? सरकार एक लेखा अनुदान करेगी, पत्र लिखेगी, मान लीजिए एक तरह से लेखा अनुदान करेगी। उसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा? विधेयक क्या हो जाएगा? विनियोग विधेयक के द्वारा पारित हो सकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अनुदान के लिए मतदान मांगेगी, सही बात है। कटौती प्रस्ताव होगा और विनिमय विधेयक के पहले लेखानुदान आना चाहिए, क्योंकि क्या करेगी सरकार? उसके बाद ये लोग कटौती प्रस्ताव लागेगा तो सरकार क्या करेगी? लेखानुदान के तहत विनिमय विधेयक का लाभ उठाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, याद करने का ट्रिक बता दिया आपको। संविधान निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति प्रदान करता है? आप जानते होंगे अध्यादेश जो जारी करता है, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यपाल, एक क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो राष्ट्रपति होता है, एक होता है राज्यपाल। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करती है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करती है, जबकि राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको इंग्लिश में बोले तो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है किसके क्षेत्र में होता है? तो देखिएगा ये 10% से अधिक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो कोई भी विदेशी कंपनी अगर मान लीजिए कोई भी विदेशी कंपनी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करेगी तो 10% से अधिक की हिस्सेदारी करना होगा। वही होता है FPI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये होता है 10%, क्या होता है? 10% से कम होता है, ठीक, 10% से कम होगा। अब बताइए कोई भी विदेशी कंपनी 10% से अधिक शेयर लेगी तब क्या होगी? भारत में निवेश करेगी। इसके किस क्षेत्र में? निर्माण क्षेत्र में, जो कि गलत है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो कि, ऊर्जा क्षेत्र में जो कि, सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। किस क्षेत्र में प्रदान करेगी? सेवा क्षेत्र। अगर कोई कंपनी हमारे भारत देश में 10% का हिस्सेदारी खरीदेगी और 10% का हिस्सेदारी, मान लीजिए सैमसंग कंपनी है, उसमें कोई विदेशी कंपनी आके उसमें 10% हिस्सेदारी कर लिया, ठीक,
ठीक, 10% हिस्सेदारी किया तो यहाँ आके हमको क्या मोबाइल बेच रही है उस कंपनी और उससे हम खरीद रहे हैं, तो वो हमको क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है, सेवा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 31 देख लिया, अब 32 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, किस समिति प्रतिस्पर्धा समिति प्रतिस्पर्धा 2002 के अधिनियम के करने का सुझाव दिया, विजय केलकर समिति, SVS राघवन समिति। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजय केलकर समिति जो हो जाएगा RRB हो जाएगा। RRB मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोले तो रूरल क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक होता है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा अधिनियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर SVS राघवन समिति। याद रखिएगा, कहेगा प्रतिस्पर्धा अधिनियम किसने लाया था, SVS राघवन समिति। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में कंपनी लगाएगी तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अगर कोई भारतीय कंपनी भारत में ही कंपनी करती है थी कंपनी लगाती है तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। अगर सरकार उसको प्राइवेटाइजेशन करती है तो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बदलाव को अगर इसको बदलाव कर देंगे, औद्योगिक लाइसेंस नीति से वास्तविक बदलाव, सही बात है। इसके लाइसेंस में हम क्या करते हैं, एल का मतलब होता है लिबराइजेशन। लिबराइजेशन बोले तो लाइसेंस, एक तरह से क्या हो गया, लाइसेंस प्रदान करती है। तो ये पहले जो तो कोई भी कंपनी जो भारत में निवेश करती थे तो उसको बहुत दिक्कत होता। अब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करेगी तो उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, और भारतीय कंपनी भारत में ही काम करेगी तो उसे प्राइवेटाइजेशन भारत सरकार कर देगी। और लाइसेंस की तरह इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो किसका हो जाएगा, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव। इसके औद्योगिक नीति लाइसेंस में बदलाव करने के कारण बहुत से सारे विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। तो किस में, लाइसेंस में बदलाव करने के, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ होता है, मुद्रा के बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना। ऑप्शन नंबर क्या है, मुद्रा विशेष की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना उचित मूल्य अंक देना, मूल्य उचित दिखा देना। तो इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत सी के जैसे मान लीजिए भारत कंपनी है, अपनी मुद्रा को वो क्या कर रही है, घटा दे रही है। अगर वो मुद्रा को घटा रही है तो निवेश का निर्यात कर रहा है तो ठीक है। अगर अपनी मुद्रा को घटाकर मान लीजिए 60 रुपया है, उसको घटाकर 50 रुपया करके वो भारत से बाहर बेच रही है, तो ये एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये ठीक है। उसकी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष की मूल्य घट जाती है। मुद्रा विशेष का मूल्य हम क्या कि घटा के तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वही इंपोर्ट करेंगे तो हमको घाटा लगेगा, कभी कभी घाटा लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में, निम्न में कौन लोचशील मांग है। लोचशील मांग क्या होता है, लोचशील मांग को समझिए। ये क्या कह रहा है, विद्युत से जो कि विद्युत नहीं होगा, ये लोचशील मांग है। क्या हो जाएगा बताइए, विद्युत ही होगा। ठीक, विद्युत है, क्योंकि विद्युत ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दवाइयाँ ये हमारे जीवन में प्रतिरोज काम आती है। इसके लिए तो हम बीमार होना तो छोड़ नहीं देंगे, चावल खाना तो छोड़ नहीं देंगे, माचिस जलाना तो छोड़ नहीं देंगे। लेकिन लोचशील मांग ये क्या है, मन होगा तो हम विद्युत बिजली अगर यूनिट महंगा हो जाएगा, अभी मान लीजिए 7 रुपया 8 रुपया यूनिट है, यही सरकार 20 रुपया यूनिट कर देगी, तो क्या हम इसको लेंगे, नहीं लेंगे, इसको नहीं करेंगे। ये मेरे अनुसार। लेकिन बताइए, अगर बीमार हो जाइए तो दवाई तो लेना ही पड़ेगा, कि 100 रुपया का हो या 5000 का हो, इसमें तो आप कोई कटौती नहीं कर सकते। चावल, जैसे आप तो चावल तो खाना ही है, रेगुलर खाते हैं, तो जैसे माचिस, बिना माचिस का तो आप काम कर नहीं, यही लोचशील मांग है। लोचशील मांग में क्या आ जाएगा, विद्युत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर, लोचशील मांग में कौन आ जाएगा, विद्युत आ जाएगा। निम्न पाद हार्मोन में से किसे फूल खिलाने वाला हार्मोन, फूल खिलाने, फू से फ्लोरिजेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरिजेंस हो जाएगा, फ्लोरिजीन्स हो जाएगा। फूल खिलाने वाला हार्मोन क्या हो जाएगा, फ्लोरिजीन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहेगा एथिलीन। एथिलीन क्या करता है, एथिलीन फल को पकाता है। क्या करता है, फल को पकाने का काम करता है। ये प्राकृतिक रूप से पकाता है, नेचर के हिसाब से। और जब कहेगा कि एसिटिलीन, एसिटिलीन भी फल को पकाता है। एसिटिलीन भी क्या करता है, फल को पकाता है, लेकिन ये कृत्रिम रूप से क्या होता है, कृत्रिम रूप से, मतलब कृत्रिम रूप से पकाता है। ये जल्दी पकाता है, ये धीरे धीरे पकाता है। ठीक,
साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन करता। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए। मनुष्य का मूत्र का रंग किस कारण? मनुष्य का मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? पीला रंग होता है। कोई पूछेगा मनुष्य का मूत्र का रंग पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। ध्यान रखिएगा। नेफ्रॉन तो किडनी की इकाई क्या कहते हैं? किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। यूरोफॉर्म तो नहीं होगा, कॉर्टेक्स नहीं होगा, कॉर्टेक्स भी नहीं होगा। तो क्या लरो उरो हार्मोन, ये एड्रीनेलिन हार्मोन होता है। लरो ये जो होती है ये लीवर है, ये क्या है? किडनी है। ये भी क्या है? किडनी। किडनी के ऊपर एक ऊपर होती है, छोटी सी होती है, इसे ही अधिवृक्क बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो एड्रीनेलिन अधिवृक्क बोलते हैं इसको। क्या एड्रीनेलिन को ही हिंदी में रहता है तो अधिवृक्क, इंग्लिश में बताता है एड्रीनेलिन। तो बताइए एड्रीनेलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? लरो उरो हार्मोन कहते हैं, जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। ठीक, ओके। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, धान का अंगमारी रोग। अब धान का अंगमारी रोग जो होता है क्या होता है? बैक्टीरिया जनित रोग होता है। क्या होता है? जीवाणु जनित रोग होता है। अगर कहेगा धान में खैरा रोग क्या होता है? धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग देखने को मिलता है। कौन सा रोग? धान में खैरा रोग। खैरा रोग जो होता है देखने को मिलता है जस्ता की कमी से होता है खैरा रोग। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। 40 डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? द्विकुंडलित मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कौन दिया था? अगर जीन का कहेगा तो जीन का एच.जी. खुराना हो जाएगा। एच.जी. खुराना, खुराना क्या हो जाएगा? खुराना। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक एक्टिव चैंपियनशिप में कितने देशों ने भाग लिया है? कितने देशों भाग लिया है? ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 6, 7, 8, 9। तो ऑप्शन याद रखिएगा तो 7 हो जाएगा। बिम्स्टेक में 7 देशों ने भाग लिया है। ठीक, हाल ही में किस देश में जीलोंग 3 लॉन्च किया गया? ये हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना की राजधानी आप तो जानते हैं, चीन की राजधानी बीजिंग होती है। चीन की राजधानी क्या होती है? बीजिंग। अगर यहाँ पूछेगा चीन की संसद का नाम क्या है तो बोलिएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस लिख देते हैं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स क्या हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएगा। कोई पूछ देगा कि चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ध्यान रखिएगा। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ठीक, कह रहा हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक, हाल ही में ओल्जास बेक्टोनोव किस देश के प्रधानमंत्री बनाए हैं? तो बता दीजिएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान होती है। ठीक, ये ओल्जास बेक्टोनोव जो है कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई 2023 किसने जारी की है? हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई किसने जारी की है? तो बताइए। जो भी ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करती है। कौन बैंक जारी करते हैं? विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक कहाँ है? कोई पूछेगा वर्ल्ड बैंक कहाँ है तो बताइएगा न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क पड़ता है कहाँ है? न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूएसए। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। WC क्या होता है? वाशिंगटन डीसी होता है। ठीक, डीसी वाशिंगटन डीसी होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करप्शन इंडेक्स में आप जानते होंगे करप्शन इंडेक्स में जो प्रथम नंबर पे है डेनमार्क है। प्रथम नंबर पे कौन सा है? डेनमार्क है। जबकि दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगर भारत पूछ देगा भारत कितने नंबर पे? तो 93 नंबर पे। कितना नंबर पे? 93 नंबर पे। भारत कितने नंबर पे है? अगर कह रहा भ्रष्ट कहेगा तो सोमालिया। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन सा है? सोमालिया। सोमालिया जो कि कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में। इसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल करते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती। 4 देश होते हैं। ठीक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। चलिए, हाल ही में पुरानी पेंशन ओपीएस लागू करने वाला, पुरानी पेंशन को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद ध्यान रखिएगा, आपको हो जाएगा सिक्किम। कहाँ हो जाएगा? सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है। सिक्किम की राजधानी क्या होती है? गंगटोक, जो कि भारत में पड़ता है। ठीक, चलिए। अब भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताइए। तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपको अमित, देखिए क्या हो जाएगा, वरुण घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरुण घोष। ध्यान दीजिएगा, अमित क्षत्रिय नहीं होगा, जो बोलना चाह रहे थे वो होगा ही नहीं, वरुण घोष होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? वरुण घोष हो जाएगा। अब कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? बताइए। 6.4, 6.5, 6.5, 6.6, 6.7। तो आप ध्यान दीजिएगा, रेपो रेट क्या होता है? ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते होंगे, रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट को समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेपो रेट जो है, आरबीआई जो 2 से 14 दिन के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट 2 से 14 दिन के लिए दिया जाता है। जबकि एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 1 दिन के लिए आरबीआई देती है। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए देती है आरबीआई बैंक को लोन। कितने दिन के लिए? 1 दिन। और होता है बैंक रेट। ये बैंक रेट जो होता है दीर्घकालिक समय के लिए दिया जाता है। दीर्घकालिक मतलब लंबा समय के लिए दिया जाता है। ये 14 दिन से अधिक समय के लिए जाता है। ये थोड़ा महंगा होता है। रेपो रेट उससे थोड़ा सस्ता होता है। ये एमएसएफ इससे भी सस्ता होता है। मतलब इस पे ब्याज दर ज़्यादा लगता है, इस पे हल्का उससे कम लगता है, इस पे सबसे ज़्यादा ब्याज दर लगता है, इस पे सबसे ब्याज दर कम लगता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सबसे कम लगेगा। तो ठीक, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय की ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश में कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, और ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। तो आप ध्यान रखिएगा, चीन हो जाए। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर लिखिए अगर आपको अच्छा लगता है। अगर जो भी परेशानी है तो आप कमेंट में लिखिए। आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे। ओके, बाय।